नमस्कार दोस्तों, राघव सर कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग करंट से संबंधित कुछ प्रमुख पदों को देखेंगे, उस पर जो इस समय अधिकारी कार्यरत हैं उनको देखेंगे और देखेंगे कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितने महत्वपूर्ण हैं। देखिएगा तो हम मुख्य रूप से देखेंगे पद और उन पर निवास करने उन पर जो स्थापित व्यक्ति हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला तो सबसे पहले प्रमुख बात करते हैं। आप जानते हैं कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो रामनाथ कोविंद जी हैं। रामनाथ कोविंद ये जो है देश के 14वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, रामनाथ कोविंद जी देश के 14वें राष्ट्रपति। अगर हम देखें तो ये व्यक्तिगत रूप से 14वें जो है राष्ट्रपति हैं। जहाँ तक राष्ट्रपति के पद का बात है तो राष्ट्रपति के बारे में जो प्रावधान है, आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के संबंध में अनुच्छेद 52 में प्रावधान है। ठीक है, आर्टिकल 52 में। ठीक है, 52। देखिए जो राष्ट्रपति का पद है, आप जानते हैं इसकी योग्यता जो है, उम्र जो है, अगर देखा जाए तो योग्यता की बात करें तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो आवश्यक उम्र है वो 35 वर्ष है। ठीक है, और समझिएगा राष्ट्रपति की योग्यता के संबंध में जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 58 में दिया गया है। राष्ट्रपति के योग्यता के संबंध में 35 वर्ष की उम्र आवश्यक होती है राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, भारत के संविधान में ये प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वह 2 ही बार राष्ट्रपति बन सके। ठीक है, हालांकि जो यूएसए का संविधान है उसमें प्रावधान है कि वहाँ का जो राष्ट्रपति है वो 2 बार बन सकता है। दूसरी बात अगर हम बात करें, राष्ट्रपति कुछ अधिकार भी हैं, प्रमुख बातें बात करेंगे हम। जैसे आप जानते हैं कि अनुच्छेद 61 जो है, अनुच्छेद 61 में आप जानते हैं कि इस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है। ठीक है, महाभियोग लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पर। महाभियोग का प्रावधान जो है आप जानते हैं कि यूएसए से लिया गया है। ठीक है, और ये महाभियोग का प्रस्ताव पारित होने से पहले आप जानते हैं कि राष्ट्रपति को इसके पहले 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। ठीक है, इसके अलावा आप जानते हैं राष्ट्रपति का जो वेतन है वर्तमान में, अगर हम बात करें वर्तमान में वेतन राष्ट्रपति की तो 5 लाख है। ठीक है, और वो भी आप जानते हैं इनका वेतन जो होता है वो आयकर से मुक्त होता है, अर्थात इन्हें कोई टैक्स देना नहीं होता है। राष्ट्रपति के अगर हम प्रमुख कार्यों की बात करें तो आप जानते हैं कि जो राष्ट्रपति है इसका ये जो है हमारे यहाँ जो भारत का प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति करता है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जो कैग हैं, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राज्यों के राज्यपाल होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं। ठीक है, भाषा आयोग के अध्यक्ष होते हैं, अन्य जैसे पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष आदि की नियुक्ति ये राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इसके अलावा आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के पास कुछ आपातकालीन शक्तियाँ भी हैं। ठीक है, आपातकालीन शक्तियाँ जिसमें आप जानते हैं अनुच्छेद 352, 356 और 360 भी। ठीक है, आप जानते हैं 352 जो है आपातकालीन जो शक्तियां होती हैं, मतलब राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है 352 के तहत। वहीं 356 के तहत राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है, और 360 में वित्तीय आपात का प्रावधान है। ठीक है, अगर हम बात करें भारत में अब तक जो है राष्ट्रपति की तो देखें तो पहले जो राष्ट्रपति थे आप जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, समझिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये लगातार 2 कार्यकाल इन्होंने एक साथ पूरा किया था। ठीक है, इसके अलावा देखें तो जो वीवी गिरी जी हैं, वीवी गिरी ये भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वीवी गिरी का जो कार्यकाल था वास्तव में वो 3 मई
1969 से 20 जुलाई 1969 तक था। ठीक है, समझिएगा। इसके बाद ये खुद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़े थे और विजयी भी हुए थे। और जब इन्होंने राष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए नामांकन किया तो उसके बाद जो है आप जानते हैं कि न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, तो एक बार जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है मुख्य न्यायाधीश भी भारत में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। ठीक है, इसके अलावा आप जानते हैं कि एक नीलम संजीव रेड्डी जी थे। नीलम संजीव रेड्डी, ये जो है नीलम संजीव रेड्डी जी, ये ऐसे राष्ट्रपति हैं जो एक बार चुनाव में हार गए थे, लेकिन दोबारा ये जो है निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तो निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी हैं। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा जो है महत्वपूर्ण पद वो है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति आप जानते हैं वर्तमान में श्री एम वेंकैया नायडू जी भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो देखिएगा जो उपराष्ट्रपति का प्रावधान, पद का प्रावधान है, अगर हम इसको देखें तो उपराष्ट्रपति के जो पद का प्रावधान है वो उसका प्रावधान अनुच्छेद उपराष्ट्रपति, बस थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हम देखेंगे, अनुच्छेद 63 में इसका प्रावधान है। ठीक है, और इसमें वर्तमान में श्री वेंकैया नायडू जी हैं इस पद पर। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं आप जानते हैं अनुच्छेद 64 के तहत ये जो होते हैं ये राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति है ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 64 के तहत और अनुच्छेद 89 के तहत भी। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो आयु है वो भी है 35 वर्ष। ठीक है, आयु। वहीं अगर हम वेतन की बात करें, इनकी वेतन की, तो इस समय वर्तमान में इनका वेतन भी 4 लाख है। ठीक है, समझिएगा। उपराष्ट्रपति आप जानते हैं यह अपने पद पर कार्यरत रहते हैं। ठीक है, समझिएगा। और ये जो 5 वर्ष तक रहते हैं और इनको जो वेतन मिलता है वास्तव में वह वेतन होता है जो ये राज्यसभा के जो सभापति होते हैं इसी का इनको वेतन भी प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखा जाए तो आप जानते हैं कि वर्तमान में जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं ये हैं श्री वेंकैया नायडू जी। भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो थे वो थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन, यानी कि सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी लगातार 2 कार्यकाल इन्होंने पूरा किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो उच्चतम न्यायालय के वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं शरद अरविंद बोबडे जी हैं, बोबडे। ठीक है, ये वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश जानते हैं जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो दिल्ली में है। ठीक है, और इस समय अरविंद बोबडे जी इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। आप जानते हैं कि थोड़ा सा बात करते हैं कुछ मुख्य न्यायाधीश की। तो उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनकी योग्यता होती है कि वो 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहे हों। ठीक है, समझिएगा। न्यायाधीश रहे हों 5 वर्ष तक या 10 वर्ष तक न्यायालयों में अधिवक्ता रह चुके हों। ठीक है, ऐसे लोग को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने का मौका मिलता है। ठीक है, और उन्हीं में से किसी एक को मुख्य न्यायाधीश चुना जाता है। ठीक है, वर्तमान में अगर हम देखें तो भारत में जो न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में
न्यायाधीशों की संख्या जो है वो इस समय 34 कर दी गई। ठीक है, 34। इसमें से मुख्य न्यायाधीश सहित, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 कर दी गई। ठीक है, आगे देखें। अगला है कि लोकपाल की बात करते हैं। तो भारत में वर्तमान में जो लोकपाल के पद पर हैं वो न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष जी इस पर नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगला है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अर्थात जो महान्यायवादी होते हैं उनकी बात करते हैं। तो देखिएगा, जहाँ तक महान्यायवादी की बात है तो भारत में इस समय के वेणुगोपाल जी इस पद पर कार्यरत हैं, महान्यायवादी। देखिए, जो महान्यायवादी होते हैं इनको कुछ विशेष अधिकार भी होते हैं। ठीक है, महान्यायवादी को, ये भारत का एक तरह से पहला जो है विधिक अधिकारी होता है, विधिक सलाहकार होता है। ये राष्ट्रपति के सलाहकार होते हैं, राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। ठीक है, आगे देखें। तो महान्यायवादी का उल्लेख हम जानते हैं कि इसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है। ठीक है, महान्यायवादी का। अगला है चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ। देखिएगा, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है ये पहली बार इस पद का सृजन किया गया है और जनरल बिपिन रावत जो कि थल सेना अध्यक्ष थे पहले, इन्हीं को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल इन इंडिया तुषार मेहता जी हैं। आगे देखते हैं, राज्यसभा के सभापति। हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, और इसका प्रावधान जो है, इसका प्रावधान अनुच्छेद 80 में है। ठीक है, राज्यसभा का प्रावधान अनुच्छेद 80 में। राज्यसभा के जो उपसभापति हैं वो हरिवंश नारायण सिंह जी हैं। ठीक है, राज्यसभा के उपसभापति। नेक्स्ट, लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के बारे में उल्लेख जो है अनुच्छेद 80 में है। ठीक है, और वर्तमान में देखिएगा, और लोकसभा के एक अध्यक्ष भी होता है। वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी हैं। ठीक है, ओम बिरला ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, देखिएगा, जो हमारी लोकसभा होती है, आप जानते हैं कि लोकसभा के जो कोई भी मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका आप जानते हैं चुनाव जो होता है वो वयस्क मताधिकार के अनुसार होता है प्रत्यक्ष रूप से, और लोकसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुनते हैं। ठीक है, अनुच्छेद अगर हम बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष की, लोकसभा अध्यक्ष, तो लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष चुनती है और एक उपाध्यक्ष चुनती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है। तो देखिएगा, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वास्तव में वह अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये शपथ अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, बल्कि ये जो है सदस्य के रूप में, लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ ले लेता है पहले से ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला देखते हैं। राज्यसभा में विपक्ष के जो नेता हैं वो गुलाम नबी आज़ाद जी हैं। ठीक है, समझिएगा, विपक्ष के नेता। हालांकि इस जो है विपक्ष में इसमें आवश्यकता जो होती है उतने वोट नहीं हासिल थे
विपक्ष को, लेकिन फिर भी विपक्ष को दर्जा दिया गया है। तो देखते हैं अगर हम नेक्स्ट पॉइंट, अगला है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, तो जो चुनाव आयोग है आप जानते हैं उसके जो अध्यक्ष हैं अर्थात मुख्य निर्वाचन आयुक्त वो है सुनील अरोड़ा जी। इसकी बात अगर हम करें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, तो भारत में इस समय आप जानते हैं एक जो है मुख्य आयुक्त होता है और दो जो है अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। अगर हम इनकी योग्यता की बात करें तो जो निर्वाचन आयोग है निर्वाचन आयोग के बारे में संविधान के भाग 15 में, ठीक है, अनुच्छेद 324 से 329 के बीच प्रावधान किया गया है। ठीक है, देखिएगा जो निर्वाचन आयोग है हमारा निर्वाचन आयोग, इसकी स्थापना जो थी आप जानते हैं, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। ठीक है, समझिएगा 25 जनवरी 1950। और हम जानते हैं कि इसी 25 जनवरी को इसीलिए इसी दिन मतदाता दिवस मनाया जाता है। मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और बात करें अगर तो जो निर्वाचन आयोग है हमारा निर्वाचन आयोग, आप जानते हैं कि इसका एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है जिस पद पर इस समय सुनील अरोड़ा जी हैं। इसके अलावा जो है दो अन्य निर्वाचन आयुक्त भी होते हैं। ठीक है, दो। अब हम इसकी योग्यता की बात करें अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, तो समझिएगा ये इनका जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष होता है। ठीक है, ये अपने पद पर 6 वर्ष बने रहते हैं और 65 वर्ष की आयु तक रह सकते हैं। वहीं अगर हम अन्य निर्वाचन आयुक्तों की बात करें तो जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं ये लोग भी 6 वर्ष तक रहते हैं, लेकिन 6 वर्ष, लेकिन इनकी उम्र जो है ये अपने पद पर 62 वर्ष की आयु तक ही रह सकते हैं। ठीक है, समझिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं अशोक लवासा और सुशील चंद्र जी। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक। देखिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक अर्थात कैग की बात कर रहे हैं। तो देखिए, जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं इनका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 148। और इसकी नियुक्ति जो है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखिएगा, ये जो चुनाव आयोग थे इनकी भी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर ली है। ठीक है, और ये जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक केंद्र और राज्य सरकारों के बीच द्वारा किए गए जो वित्तीय लेन देन है इसकी रिपोर्ट की जांच करता है। ठीक है, इसकी रिपोर्ट को पेश करता है, लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, यह पद जो है सरकार के नियंत्रण में नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि यह सरकार के कार्यों की जांच करता है, इस कारण से यह पद जो है इस पर जो है सरकार का नियंत्रण नहीं होता, इसके वेतन पर भी सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, आगे हम देखें, अगला पद देखते हैं अब। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में इसका प्रावधान था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे तीनों सेनाओं के प्रमुख की। ठीक है, तो देखिएगा, अगर तीनों सेनाओं के प्रमुख की बात करें तो सबसे पहले वायुसेना अध्यक्ष की बात करते हैं। इस समय एयर चीफ मार्शल जो पद होता है, ध्यान दीजिएगा, वायुसेना अध्यक्ष का एयर चीफ मार्शल, तो राकेश कुमार सिंह जी हैं। राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ठीक है, RK सिंह भदौरिया भी कहा जाता है इनको। ठीक है, वहीं नौसेना अध्यक्ष यानी कि जल सेना जो है इसके अध्यक्ष जो है एडमिरल करमवीर सिंह जी हैं। ठीक है, एडमिरल करमवीर सिंह। देखिए, जो है एडमिरल जो है ये प्रमुख अधिकारी होता है नौसेना का। ठीक
ठीक है, ये पद होता है एडमिरल। थल सेनाध्यक्ष की बात करें तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, ठीक है, या नरवणे, चाहे जो कहिए दोनों सही है, नरवाने भी कह सकते हैं। ये जो है थल सेना के अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम देखते हैं प्रमुख मंत्रालयों के सचिव या सलाहकार को। तो देखिए जो कैबिनेट सचिव हैं वो राजीव गौबा जी। वहीं विदेश सचिव की बात करें तो हर्षवर्धन श्रृंगला। वर्तमान में गृह सचिव अजय कुमार भल्ला। वित्त सचिव की बात करें तो अजय भूषण पांडे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी, महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। आगे देखें तो भारत सरकार के जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं ये डॉक्टर के विजय राघवन जी हैं। के विजय राघवन। रक्षा मंत्री के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर जी सतीश रेड्डी।